ओके सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आई नो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था, सो आई वाज बिजी थोड़ा, मतलब एग्ज़ाम वगैरह में। अब ट्राई करेंगे थोड़ा फ्रिक्वेंसी मेंटेन करने का। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये है डिटरमिनेंट शॉर्टकट्स पार्ट 3। सो आई होप पिछले 2 पार्ट्स हमने देख लिए होंगे। तो पिछले पार्ट्स में मैंने शॉर्ट बताया था डिटरमिनेंट के रिलेटेड कि कैसे हम फास्ट इवेलुएट कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टकट्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है तुम्हारा, जो जेईई में आता है, मेंस वगैरह में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो हम बताएंगे कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं इजीली। तो ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा कवर, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन एक बार अगर सीख लिया इसको तो जो जितने प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई मेंस में एडवांस में काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। 100% एक्यूरेसी आएगा। सो बस थोड़ा रखना पेशेंस। ये फर्स्ट वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा क्योंकि यहाँ हम थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कोई टेंशन लेना, इस पार्ट को बस थोड़ा सा अच्छे से देख लो, पेशेंस बना के नोट्स बना लो, अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सो टेंशन लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट सीखना है सॉल्व करने का इक्वेशंस को, जो होते हैं हमारे इक्वेशंस जो आते हैं 3 वेरिएबल में इक्वेशन आते हैं, उसका वो निकालने पड़ती है कंडीशन वगैरह। सो उसके लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स? सो थोड़ा नया टर्म है, पता नहीं होगा, मोस्टली नहीं पढ़ाते जेईई में। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन मैट्रिक्स। तो ये तो डिफिनेशन हो गया, बुकिश डिफिनेशन। मतलब क्या हुआ इसका? तो जो ऑर्डर होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब पता होगा सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है, इससे क्या मतलब है? इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो नॉन सिंगुलर क्या हुआ? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर इज बेसिकली जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो बस यहाँ ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर इसका हम बोले डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वो तुम निकाल सकते हो, आता हुआ निकालना, इवैल्यूएट करना। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 3x3 के अंदर सबसे बड़ा वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है? वो 3x3 का ही है, जिसका वैसे रैंक क्या हो गया? 3। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या हुआ? जो मैट्रिक्स है वो या उसके अंदर अगर हम कोई उससे छोटा बना पाए, मान लो m×n का मैट्रिक्स है। अब मान लो इसमें m = 6 है और n = 5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम मैक्सिमम 5x टाइप का बना सकते हैं मैट्रिक्स। हमें पता है ना डिटरमिनेंट निकलता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जो यहाँ पर होगा वो क्या होता है? 5x5 का मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, देन वो रैंक होगा। इससे छोटा मिलेगा तो वो रैंक होगा। वैसे में वही देखना है। तो यहाँ जैसे बस ए मैट्रिक्स था 3x3 का, तो 3x3 का डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो आ गया, तो रैंक यही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, एक और यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसका निकालो डिटरमिनेंट तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका रैंक जो है ये 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3x3 का डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं आ रहा। तो हम जाएंगे 2+2 के ऊपर। तो कोई भी अगर एक भी तुमको मिल गया 2+2 का ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, देन उसका रैंक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 4 5 दिख रहा है, इसका सिंपली 5 - 8, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका रैंक हो जाएगा 2। तो जो तुम्हारे पास बड़ा सा मैट्रिक्स होगा उसमें तुम अगर एक भी ढूंढ पाए ऐसा सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, देन तुम्हारा वही रैंक होगा। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका। और देखते हैं यहाँ पर, मतलब ये हो गया ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस 6। यहाँ पे तुम्हारे कॉलम्स हैं और तुम्हारे 4 रोज हैं, यानी हमारा 4 रोज और 6 कॉलम्स का मैट्रिक्स हो गया। तो इसके अंदर तुमको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा जो मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट पॉसिबल वो क्या होगा? 4x4 होगा। तो यहाँ अगर देखोगे तो हमारा 4x6 है, तो मतलब 5x5 और 6x6 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका रैंक इसका ना 5 हो सकता है ना 6 हो सकता है। ठीक है, तो यह रैंक या तो 4 हो या उससे कम होगा। तो हम देखते हैं 4 का बना के। तो 4 का तुम कोई मैट्रिक्स बनाओगे तो उसका डिटरमिनेंट हमारा 0 ही आएगा। इस दिख रहा है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम ही है। तो इसका हो जाएगा डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी। तो ये तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है? रैंक 4 भी पॉसिबल नहीं है। फिर सिमिलरली तुम देखोगे तो रैंक 3 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम 3 का कोई बनाओगे तुम्हारे पास इसमें 7 नहीं आएंगे। इसमें 2 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा कि रैंक इसका सिर्फ 1 ही हो सकता है, रैंक 1 हो सकता है। अच्छा, कोई बोलेंगे कि रैंक 0 क्यों नहीं हो सकता? तो देखो 0 जो रैंक होगा ना वो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स का होगा, वो होगा नल मैट्रिक्स का। रैंक 0 सिर्फ इसी का पॉसिबल है, नल मैट्रिक्स का। ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं, तुमको दिख रहा है क्लियरली कि नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब इसका रैंक 1 ही होगा। 4 के जितने हैं उसके सारे 0 हैं, 5 के 0 हैं, 6 के 0 हैं, 3 के भी 0 हैं, 2 के भी 0 हैं। तो बचा क्या? 1। 0 क्यों नहीं होगा? कि नल मैट्रिक्स नहीं है। तो समझना, ये तो मैट्रिक्स दिया होगा, सबसे बड़ा जो तुम्हारा मैट्रिक्स हो जिसका नॉन जीरो हो जाए वही तुम्हारा रैंक होता है। अभी वो समझना है कि हमारे पास m×n का है, तो रैंक जो है उस मैट्रिक्स ए का वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके? मिनिमम ऑफ m×n से। समझ आ रहा है ना?
अगर ये 4x6 का है तो यहाँ पर 4x4 का ही ना सबसे बड़ा बन सकता है मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। वही बोल रहे हैं कि जो मिनिमम होगा m×n में, यहाँ मिनिमम क्या 4 था, इसका क्या रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,6 होगा, यानी कि इसका रैंक 4 या 4 से कम ही हो सकता है हमेशा। वही यहाँ बोल रहे हैं हम कि अगर m×n है तो जो मिनिमम होगा उसमें से उससे छोटा या बराबर हो सकता है। वही यहाँ पर दिख रहा होगा 4x6 का, तो 4x4 का बना सकते हो ना, उससे बड़ा तो बना नहीं सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन आपके पास काम आएगा कि ये देखने में m×n वाला कि मिनिमम जो होगा m×n का उससे छोटा होगा रैंक या बराबर होगा। ठीक है, अब देखो होता बस एक और यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि क्लियरली जो है ए डायगोनल मैट्रिक्स है, सिंपल दिख रहा है ना, सारे एलिमेंट जीरो है। हम बता चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कि अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो बाकी नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो जाए और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो तो वो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका पता है निकालना भी इजीली, डिटरमिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये 2 है, 0 है, -1 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए तो क्लियर दिख रहा है कि 0 है। और ये 4x4 का है, इसका मतलब इसका रैंक 4 तो नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है, अब 4 नहीं हो सकता, तुमसे चाहोगे तो निकाल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम दे रहा है डायगोनल है तो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स को तो आ जाएगा रैंक। अब उनको पता चल रहा है कि या तो रैंक के पास 2 होगा 3 होगा, नहीं तो 4 हो सकता था, 4 तो हटा दिए, यानी कि रैंक 2 होगा 3 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अब उनको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब हम 3x3 का बनाने का ट्राई करते हैं ऐसा एक भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम रो 2 और कॉलम 2 रिमूव कर रहे हैं, तो रो 2 तुम्हारा ये हो गया, कॉलम 2 तुम्हारा ये हो गया, जो बचा तुम वहाँ देखो 3x3 का बन रहा है, तो 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 ये यहाँ बना दिए। इसका रैंक निकाले हैं वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। कोई भी तुम एक मैट्रिक्स ढूंढ पाए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तुम्हारा वही रैंक होगा। यहाँ हमको एक भी ऐसा मिल गया 3x3 का, देन मेरा काम हो गया, मेरा डिटरमिनेंट का रैंक जो मतलब जो मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक समझना, हम जो समझा रहे हैं अभी। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास बड़ा मैट्रिक्स होगा, उसमें हम छोटा सा एक ढूंढेंगे, या तो अगर वो डिटरमिनेंट उसी का नॉन जीरो हो जाए या तो फिर उसे छोटे वाले का नॉन जीरो हो, कोई भी एक नॉन जीरो मिल जाएगा तो काम बन जाएगा मेरा। अगर तुम्हारा डिटरमिनेंट ऐसा हो जाए 6x5 का, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना निकालना है इसका डायरेक्टली, तो हम 5x5 पे जाएंगे, पहले 4x4 पे जाएंगे, चेक करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, रैंक का मतलब क्या है। तो मान लो मेरे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है जिसका मतलब ऑर्डर क्या है 6x7, 6 रो और 7 कॉलम का मैट्रिक्स है, उसका रैंक 4 है। इसका क्या मतलब, तुम क्या इन्फरेंस निकालोगे इस बात से। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, रैंक 4 का क्या मतलब है कि 4x4 का एक मैट्रिक्स मिला होगा हमको एक बड़े से मैट्रिक्स के अंदर, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से आता है, और एक होता सुनाता है ना कि अगर इसका रैंक 4 है, इसका मतलब 5x5 के जितने मैट्रिक्स बनेंगे और 6x6 जितने मैट्रिक्स बनेंगे उन सबका जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा ही बात, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5 6x6 इज सिंगुलर, दैट इज इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो दो बात हम निकाल पा रहे हैं कि जितना रैंक है उतने का हमको मैट्रिक्स मिल रहा होगा, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, एंड उससे बड़े जितने भी हैं उन सबका वैल्यू जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 आएगा। तो ये समझना चाहिए बेसिक की फंडा क्या चल रहा है। तो अभी तक तो काफी बेसिक एग्जांपल्स दिए थे, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब थोड़ा और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लैरिटी आया इसके ऊपर, क्योंकि ये बस ना रहा हो तुमको कि हम यहाँ पे मैट्रिक्स ढूंढ पा रहे हैं और हम बोल दे रहे हैं कि रैंक ये है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम ढूंढ ना पाए इजीली, ये भी पॉसिबल है वैसे। क्योंकि तुमको प्रूफ करना है क्या कि एक भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नॉन जीरो है। अब तुमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जितने भी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उन सब में ही 0 आ रहा है वो, तब तुम बोल पाओगे कि हाँ रैंक ये नहीं है, रैंक वो नहीं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि एक भी मिल जा रहा है तो हम बोल रहे हैं रैंक ये है, लेकिन दिक्कत क्या होगा जब तुमको डिस्प्रूव करना होगा। आइए समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक चेंज नहीं होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मतलब जो तुम लोग पढ़ते हो रिटमेंट में रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, उससे रैंक चेंज नहीं होती है। देखो अब ऐसे में बस ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे तुम बैठ के निकालोगे रिटमेंट तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। कॉलेज लेवल पे क्या होता है, यू हैव कैलकुलेटर, तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुम जे एग्जाम के पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तुमको बाई हैंड करना है। तो यहाँ पे इन सब में अब रिटमेंट निकालना तो काफी लंबा पड़ेगा। तो यहाँ वही बोल रहा है कि तुम इसका यूज कर सकते हो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद रैंक चेंज नहीं होती है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो रो 4 को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं रो 4 माइनस रो 3 से, रो 4 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 4 माइनस रो 3 से। ठीक है, ये कर दिए यहाँ पर। फिर रो 3 को कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 2 से, रो 2 को कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1 से। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये ए डैश जो आया है ये क्या है, बेसिकली एक नया मैट्रिक्स है जो कि आया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अंदर। अब यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट, रैंक चेंज नहीं होगा। तो तुमको क्लियर दिख रहा है कि 4+4 का अगर हम देखें यहाँ पर, ये दोनों रो तो सेम ही है, यानी डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका रैंक 4 तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा है 3x3 का, 2x2 का, 1x1 का, क्योंकि रैंक हमको पता है 0 तो होगा नहीं, नॉन मैट्रिक्स है नहीं, यानी 1 2 या 3 में एक होगा। देखो अब तुम निकालोगे तो जितने भी यहाँ तुम बनाओगे 3x3 के, तो कोई बना लो 3x3 का सब मैट्रिक्स, सब में तुम्हारा डिटरमिनेंट 0 आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो इसमें तीनों सेम हो गए, ये बनाओगे तो यहाँ पर 2 सेम हो गए। तुम कोई भी बनाओगे, यहाँ ऐसे देख लो, ये देखो, तो कोई बनाओगे सब पर डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, रैंक 3 ही पॉसिबल नहीं है, इसका रैंक 2 होगा। देखो यहाँ पर अगर हम ये बना ले तो दिख रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 11 × 10 -120।
लिख रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रैंक इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा एक सब मैट्रिक्स ढूंढ दिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो था। ठीक है, तो रैंक 2 हो गया। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का। तो ये क्या बोलता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री। तुम्हारा ए डैश जो है ये क्या हुआ है, अप्लाई किए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर तुमको ये मिला है, तो यही तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक बराबर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऐसे सेम रैंक, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। मेरा इसमें मेन एम क्या था दिखाने का कि तुम सिंप्लीफाई करोगे इसको तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए कैलकुलेटर डिटरमिनेंट वगैरह एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फॉर्म में, तो ध्यान देना। चलो अब थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है रैंक का, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा वेक्टर इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। तो जो पता होगा कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म मैट्रिसेस। जो मेरा वीडियो देखा होगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, वहाँ हम इसको एक्सप्लेन किए थे। जो नहीं देखा है देख लेना, आई बटन लिंक दे देंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है काफ़ी, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, वहाँ तुमको थोड़ा फील आ जाएगा इसका कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो थोड़ा देख लेना, हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। एंड हम काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाए थे, तो देखना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब यहाँ देखो बस ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी पहले लगा लेते हैं। अच्छा, एक हम क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन मैट्रिक्स है वो क्या होता है। तो जो रैंक है ना, अगर बस रैंक 3 है तो इसका मतलब क्या है, बस 3 यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। वेक्टर तुम एज ए रो एज ए कॉलम दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 में बस इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे रैंक 3 का मतलब। तो जैसे हमको यहाँ पर इसका रैंक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर हम रो 3 को देखें, रो 3 को, तो ये इन दोनों का सम है। देखो 2 + -1 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 1 + 2 3। इसका मतलब R3 इक्वल टू क्या हो गया, R1 + R2 दिख रहा है सिंपल। इसका मतलब क्या हो गया कि रो 3 इज लिनियरली डिपेंडेंट। तुम एक इक्वेशन निकालोगे तो तुम किसी को भी बोल सकते हो डिपेंडेंट, R1 इज डिपेंडेंट या तो R2 इज डिपेंडेंट या R3 इज डिपेंडेंट। तो एक इक्वेशन से एक डिपेंडेंसी का बस आएगा। तुम किसी को बोल सकते हो, हम R3 को बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट है। हमें पता है ना कि जब भी तुम्हारे पास डिपेंडेंसी आती है उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आता है। तुम निकाल रखना इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी आ गई। सो रो 3 हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट है। अब हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों डिपेंडेंट है। मतलब अगर तुम देखो तुम्हारे केस में क्या होगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो तुम्हारे लिए ये मेथड सबसे सुटेबल होगा कि तुम अगर कोई एक डिपेंडेंसी ढूंढ पाए, यहाँ ढूंढ दिए तो रैंक तो 3 तो होने से रहा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाले बिना तुम बोल सकते हो। मान लो कुछ अजीब से आ गया, बड़े से नंबर दे दिया यहाँ पर 46 47 98 ऐसा दे दिया, और तुम ऐसा ढूंढ पाए रिलेशन, तो ये तो कंफर्म हो गया कि रैंक तो 3 तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, निकालने होते हैं डिटरमिनेंट, क्योंकि डिपेंडेंसी आ गई। अब तुमको चेक करना है कि रैंक 2 होगा या रैंक 1 होगा। 0 तो होगा नहीं ना, मैट्रिक्स तो है नहीं, तो 2 या 1 फाइट है मेरे पास। तो यहाँ कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि रो 3 तो बोल दी डिपेंडेंट। अब रो 1 रो 2 में देख लो कोई डिपेंडेंसी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बस थर्ड तो डिपेंडेंट हो चुका है। तो यहाँ तुमको चेक करना है सिर्फ रेशियो को। देखो यहाँ पर तुम कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर इसको या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे दे सकते हो। ठीक है, तो रेशियो देखो 2/3 बराबर नहीं है -1 और 1 के। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि R1 और R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस ऑल्सो कि इन दोनों में तुम देख लो ऐसे कि 2/-1 इज नॉट इक्वल टू 3/1। इसका मतलब इन दोनों में डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्यों, 2 इंडिपेंडेंट रोज हैं इसके पास, एक ही डिपेंडेंसी निकला ना, बस रो 3 निकला डिपेंडेंट। R1 R2 तो इंडिपेंडेंट है, जितने इंडिपेंडेंट रोज होंगे उतने तुम्हारे या कॉलम होंगे उतने तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए हमको या 2 इंडिपेंडेंट रोज मिल गया मुझे, तो इसके रैंक हो गया 2। ठीक है, अब मान लो तुमको इसका रैंक निकालना है, 4x4 का मैट्रिक्स है। ऐसा जे में जरूरत नहीं है, 3x के ऊपर तुमको आता नहीं है, लेकिन तब भी फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखो पहले ढूंढते हैं डिपेंडेंसी यहाँ पर। तो R3 हमको दिख रहा है, रो 3 जो है वो R1 + R2 है। देखो 2 + -1 1 होगा, 1 - 0 2 1 3 1 1 2, तो शूट कर रहा है। तो R3 = R + R2। अब हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर डिपेंडेंसी। तो तुम यहाँ बोल सकते हैं कि R3 डिपेंडेंट है। ठीक है, R3 डिपेंडेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम रेशियो चेक करके देख लेते हैं इसका R3 और R4 का। तो देखो 1/2 होगा, 3/6 होगा, 2/4 होगा। इसका मतलब क्या, इसको जरूरत नहीं है, 0 इग्नोर कर सकते हो तुम। इनको देख लो बस, R3 और R4 में इनको इग्नोर करो। इसको देखो 1/2 3/6 2/4, तुम्हारा क्या हो गया, R3 और R4 जो है वो डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये रिलेट हो रहा है लीनियर रिलेशन से। तो तुम्हारा ये भी डिपेंडेंट हो गया। तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गए। 2 इक्वेशन आ गया मतलब क्या हो गया, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तुम्हारे पास। इसका मतलब 4 के तो वेक्टर ही हैं, 4 वेक्टर ही हैं, तुम्हारे 2 डिपेंडेंसी आ गई, यानी 2 बच गया, यानी कि रैंक हो जाएगा इसका 2। तुमको ढूंढना क्या है, हमेशा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम ढूंढ लेने, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये समझना चाहिए कि रैंक जो 0 होगा वो सिर्फ नल मैट्रिक्स से होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो मान लो बस 3 + 4 का मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि रैंक 4 तो हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 + 4 का मैट्रिक्स ही पॉसिबल नहीं है। यानी रैंक या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। अब 0 पॉसिबल नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। रैंक या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। हम यहाँ पे करते हैं अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं, तुम रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं किससे, रो 2/3 से, R3 कर रहे हैं R3/7 से। ये ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तुम ये कर दिए, यहाँ आ गया।
अब तुम ध्यान दोगे तुमको R3 रो 3 जो दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2 है, तो ट्वाइस ऑफ R1 करो तो 6 एंड R2 हटा दो तो 6 माइनस 1 तो 6 + 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा माइनस 7 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0 और यहाँ बना जाएगा -5। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमको एक रिलेशन मिल गया। इसका मतलब इसका रैंक 3 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे रेशो चेक कर लो, तो यहाँ रेशो चेक कर लो तो दिख रहा है 3 और -1 दिख रहा है। हम यहाँ R3 को डिपेंडेंट मतलब सेट कर दिया। अब बचा बस R2 और R1, इसको चेक कर सकते हो। वैसे देखो इनका रेशो देखो 3 - 1 का रेशो बराबर नहीं है 2 और 4 के, इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो बस 3 में से हमको 2 मिल गया डिपेंडेंट, सॉरी, तो हमको दिखेगा कि 3 में से एक क्वेश्चन हम निकाल लिए थे, यानी कि बस एक तो डिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट होंगे, तो रैंक हो जाएगा इसका 2। ओके, तो फाइंड द रैंक ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ये 4 है, तो सबसे पहले सिंपली हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो आ रहा है रैंक ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, काम ही खत्म हो गया। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया तो रैंक 4 हो जाएगा, तो इजीली बोल सकते हैं रैंक 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारे निकालना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारा अगर रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है तो अल्फा फाइंड करो। तो 4+4 का मैट्रिक्स है, बोल रहा है रैंक 3 है। रैंक 3 ऐसा क्लियरली मतलब क्या होगा कि 4+4 के जितने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। 4+4 के जितने डिटरमिनेंट है उसका मतलब जो जितने मैट्रिक्स बनेंगे 4+4 के उनका डिटरमिनेंट 0 होगा। या तो 4+4 का खुद ही है ये, इसका मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 है। तो बोल देते हैं कि डिटरमिनेंट इसका 0 है, वहाँ से तुम निकाल सकते हो वैल्यू अल्फा का, जो मिसिंग वैल्यू पूछ रखा है अल्फा, ठीक है। सेकंड पास क्या है, रैंक तुमको 3 दे रखा है। 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 3 इंडिपेंडेंट कॉलम या रोज होने चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर रैंक 3 है तो इसके पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए थे, 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इसके पास होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमको अगर एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा डिपेंडेंसी का। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो ट्राई करते हैं ढूंढने का इक्वेशन कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ तुमको दिख रहा है कि जो रो 4 है, फोर्थ रो जो है, फोर्थ रो वो इन सबका सम है। देखो 3 2 1 6 4 2 6 8 3 3 6 6 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो रो 4 है वो इन सबका सम है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा 3 + 2 = 0, यानी कि अल्फा आ गया 5 के बराबर। तो ये डिपेंडेंसी का तुम ऑब्जर्व कर लिया तुम्हारा इजीली हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा फर्स्ट अप्रोच भी काम करेगा कि जो मॉड ए होगा वो 0 होगा, तो ये मॉड तुमको निकालना पड़ेगा फिर 4+4 का। यहाँ तुम ऑब्जर्व कर पाए तो इजीली हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अल्फा = 5 आ गया। तो ये तो तुम्हारे मेथड से मैंने बताया कैसे डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर सकते हैं। सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन 0 है वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर तुम इंडिपेंडेंट वेक्टर से देख सकते हो। लेकिन ये तुम अगर ऑब्जर्व हो पाया तो बढ़िया, लेकिन देयर शुड बी सम फॉर्मल अप्रोच कि हाँ ये करके हम हमेशा रैंक बता पाएंगे। तो उसका तरीका तुम्हारे पास हम बताने वाले हैं। तो फॉर्मल अप्रोच क्या है फाइंड करने का वो हम बताएंगे। तो जो फॉर्मल अप्रोच है फाइंड करने का वो क्या है, एस्केलॉन फॉर्म फाइंड करना। हम ये बता रहे हैं अभी भी कि तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट वेक्टर का या फिर डिटरमिनेंट का उससे कर पाओगे रैंक का फाइंड। लेकिन तब भी अगर कहीं पर अटक गए तुम फाइंड नहीं कर पा रहे, ऐसा तो होगा हमेशा कि R4 = इसे मैंने निकाल लिया R1 R2 R3। अब हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि R4 = 3 R1 - 2 R2 एंड +6 R3 हो जाए। अब ये तुम नहीं गेस कर सकते ना हर केस के अंदर, ये इजी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा लिनियर निकाल पाओ। अगर ऑब्जर्व हो पा रहा है पहले तुम ऑब्जर्व ट्राई करो, अगर हो पाया तो अंदर 30 सेकंड में फाइंड रैंक। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है देन देयर शुड बी सम फॉर्मल अप्रोच कि तुम कैसे करोगे इसको डीप। तो उसके लिए बता रहे हैं एस्केलॉन फॉर्म क्या बोलता है, जो हम बता रहे हैं बस इतना ही फॉलो करना, ज़्यादा इसमें पढ़ने जरूरत है नहीं। बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे डिटेल में, पूरा कोर्स होगा लिनियर जुड़ेगा। तो जितना जेईई में काम उतना ही पढ़ा रहे हैं, इतना ही पढ़ना। और जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए होगा तो हम 5-10 क्वेश्चन और डाल देंगे, प्रैक्टिस कर लेना रैंक का। इतना जितना करवा रहे हैं इतना काफ़ी है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अपने जो PYQ करोगे वहाँ पे अप्लाई करना है सबको, जो हम बता देंगे पूरा मेथड। अभी तो बस हम बता रहे हैं रैंक कैसे निकालना। तो एस्केलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मान लो मैट्रिक्स है m×n का, तुमको बस रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तुमको ऑपरेशन सिर्फ रो में लगाने हैं, सिर्फ रो में लगाना कि R1 को रिप्लेस कर दिया 2 R2 माइनस समथिंग से, ऐसा वाले होते हैं, बस रो में लगाना, कॉलम में ऑपरेशन मत करना, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब कि मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट कुछ आया 4, तो ये अगर यहाँ पर इतना आया है तो अगले वाले में नॉन जीरो एलिमेंट जो आएगा वो आना चाहिए यहाँ पर, या 5 जो भी आएगा। मतलब कि ये जो नंबर ऑफ जीरोज हैं बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे नीचे आओगे मैट्रिक्स के अंदर। ये बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन रो शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर इन सब्सिक्वेंट रोज। मान लो 4 रोज हैं तो यहाँ पे 1 0 आया बाकी सब नॉन जीरो है, फिर यहाँ पर 2 0 आएगा बाकी सब नॉन जीरो है, फिर यहाँ पे 3 0 आएगा बाकी नॉन जीरो। तो ऐसे होना चाहिए, ये जीरोज जो है नॉन जीरो एलिमेंट से पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए एज वी गो डाउनवर्ड्स। फिर ऑल जीरो रोज, मतलब अगर मान लो सारे तुम्हारे जीरो हो गए, एक रो में सारे जीरो हो गए, तो वो सबसे लास्ट में होने चाहिए मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि जीरो रो यहाँ बीच में आ गया कहीं पर, समझ आ रहा है। तो होगा भी तो बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एस्केलॉन फॉर्म का जो रो एस्केलॉन फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा जो रैंक होगा वो किसी और होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मतलब मान लो तुम ऐसे बनाए, यहाँ आ रहा है 0 0 0, यहाँ आ रहा है 0 0 1 1, यहाँ आ रहा है 0 1 2 1, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है जीरो रो यहाँ पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, ये नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। देन जो रैंक होगा वो होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 2, इसका रैंक इसका हो जाएगा 2। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं कि पहले होता क्या क्या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम बता देते हैं कैसे कैसे होता है। तो कोई भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि मान लो R4 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, ये पॉसिबल है। ये हमको कब करना पड़ेगा? इसको सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब जो जीरो रो है वो लास्ट में आए, तो यहाँ तुम्हारा ये हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई भी जो रो है उसको अप्लाई कर सकते हैं हम किसी कॉन्स्टेंट के से, सबको अप्लाई कर दो 2 से, ये चलेगा। ठीक है, ये भी अलाउड है। फिर जो रो को हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। मान लो कि रो 4 है तो इसमें लिख सकते हैं रो 4 + 4 टाइम्स ऑफ रो 3, दिस इज अलाउड। अच्छा, एक बार ध्यान देना, जो बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर जब तुम इसको कर रहे हो रिप्लेस, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता कोफिशिएंट, यहाँ 1 ही होगा कोफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हम रो 4 को 4R4 + R3 कर दें, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो ये ध्यान देना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं करना है, कोफिशिएंट 1 ही होगा इसका। ये अलाउड है, RI को मल्टीप्लाई कर सकते हैं KRI से, लेकिन इसमें हम KRI + RJ नहीं कर सकते, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये गलती मत करना, बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक का पॉइंट है, ध्यान देना। सो हम लिख देते हैं यूज विथ कॉशन, यूज विथ कॉशन। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, ये जो पॉइंट बताए हैं यही सब नोट करना होता है, यही सब मिस्टेक होता है। ठीक है, चलो अब हम ट्राई करते हैं। जो मेरा अप्रोच है एस्केलॉन फॉर्म का, जिसको समझ में आया ऊपर का वो मेथड इंडिपेंडेंट वेक्टर का नंबर सब मैट्रिक्स का रिलेटमेंट नॉन जीरो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, दिस इज प्योर मैथमेटिकल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। तुमको बस जो मेथड अप्लाई करो, यू विल गेट रैंक, नो इश्यूज। ठीक है, तो मान लो इसका रैंक निकालना है, तो पहले में क्या करना होगा, इसको एस्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। ठीक है, देखो मेरा एम क्या होना चाहिए कि हम जीरो क्रिएट करें यहाँ पर। तुम इसका ये जो एलिमेंट है पास यहाँ पर, ये वाला डायगोनल के एलिमेंट जो हैं ये, इनका यूज करके ट्राई करो नीचे वाले जीरो करने का। ठीक है, मेरा एम ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है मेरे पास, कि मेरे पास यहाँ पर ये जीरो है और मुझे जीरो नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए एलिमेंट्स, ताकि इसको कुछ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इसको जीरो बना पाएँ। तो हम यहाँ पे करेंगे स्विचिंग। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ये वाला एलिमेंट था, ये रो था, इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे और मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो ये हो गया 1 0 -4 और 0। ठीक है, फिर ये नीचे आ गया था 0 1 2 0, इसको हम इससे रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। ऐसा क्योंकि हम बता देंगे, उस ना आ जाएगा। तो पहला आप तो समझाया तुम क्या कि इसको यूज़ करना है तुमको, डायगोनल एलिमेंट्स को, एंड उसके नीचे सारे को बनाना है जीरो। तो जीरो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, RI में हम क्या बोले थे कि इसको हम RI + सम RJ लिख सकते हैं, इससे तो ये जीरो बनेंगे ना। तो यहाँ हमको कुछ एलिमेंट चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ से किए हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया पहला चीज़। ओके, अब हमको 1 यूज करके बनाना है जीरो नीचे के एलिमेंट्स को। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो कैसे जीरो बनाएंगे हम? सो आई कैन रिप्लेस R2 को R2 + 2R1। ठीक है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। बाकी तुम यहाँ पर ऐसे जो भी आएगा एलिमेंट इसका करस्पॉन्ड लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इसको अप्लाई किया 2 से इसमें जोड़ दिए, और फिर तुम्हारे पास क्या करना है, इसको 2 से अप्लाई करो, इसको जोड़ दो तो ये -4 ही होगा। फिर 2 से अप्लाई करो इसको और जोड़ दो तो -8 आ गया। 2 से अप्लाई करो, जोड़ दो तो तुम्हारे यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। तो मेरा इसकी वजह से ये जीरो हो गए। अब इसको यूज करके इसको जीरो बनाओ, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जीरो बनाने, इसको यूज करके इसको जीरो बनाओ। सेम कहानी यहाँ भी करेंगे, तो ये आ गया। फिर इसको यूज करके इसको जीरो बनाओ। ठीक है, तो यहाँ तुमको दिख रहा है कि एक इशू है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको यूज करके इसको जीरो नहीं बना सकते क्योंकि जीरो है। तो व्हाट यू कैन डू इज स्विच, सो स्विच कर लो। तो सुनारा स्विचिंग कब करनी है, जब प्रिंसिपल लेवल में वो जीरो हो जाए तो तुम कोशिश करो स्विच करने का। यही यहाँ पे किए थे, यहाँ पे जीरो थे तो ये जीरो बना सकते थे, स्विच कर दिए थे। यहाँ वही इशू आ रहा है कि इसको यूज करके यू कैन नॉट मेक दिस जीरो, तो स्विच कर लो इनको। तो स्विच कर लिए तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब अगर हम स्विच कर लिए तो मेरा काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो था आंसर। तो अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत था। रूल क्या था कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसके पहले जो जीरोज हैं वो होने चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो गया, तो ये भी अलाउड नहीं था। तो इसलिए हम स्विच कर रहे हैं ताकि ये एस्केलॉन फॉर्म के अंदर आ जाए। अब ध्यान दो, ये आ गया एस्केलॉन फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट पकड़ा, इसके नीचे सब जीरो है, ये एलिमेंट पकड़ा इसके नीचे जीरो है, ये पकड़ा इसके नीचे जीरो है, तो काम बन गया। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। तो क्या बताया था, एस्केलॉन फॉर्म में आ गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक। तो कितने नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, रैंक हो गया इसका 4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एस्केलॉन फॉर्म से रैंक निकालना। अच्छा, एक और इसका अप्रोच क्या हो सकता है कि जो ए है वो एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान दो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके यहाँ देखो, ये इसका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यानी कि AIJ इज इक्वल टू -AJI। पता होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है वो भी इवन ऑर्डर का, दिख रहा है ना, 4 का है, 4+4 का मैट्रिक्स है। हाँ, तो ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो पता होगा डिटरमिनेंट होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब कभी भी ये जीरो हो सकता है, इसका रैंक 4 ही होगा। तो अगर तुम ये ऑब्जर्व कर पाया तभी तुम कर सकते थे।
कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर का है तो एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो अब पता है कि ऑड ऑर्डर का होता तो वो 0 होता, और इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब रैंक इसका ऐसे पता था कि 4 ही होगा, लेकिन बता दिया एस्पेक्ट फॉर्म से कैसे करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये आ गया 4+4 का, ऐसा मतलब हम यहाँ 4+4 का दिखा रहे हैं। एग्जाम में 3+3 आएगा तो तुमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा था, बस यहाँ देखो ऐसे एलिमेंट होंगे ना, इसको 0 करना होगा इससे, और इसको बस इससे, तो तुम्हारा 2 ही में काम खत्म हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा दिखाने के लिए बस कर रहे हैं 4+4 का। तो पहले तुम ध्यान दो, इस 1 को यूज करके हम इसको 0 बनाएंगे सारे को, तो कैसे करोगे? इसको अप्लाई करो 2 से, और -2 से अप्लाई करके जोड़ दो। फिर इसमें क्या करोगे? अगेन 2 से अप्लाई करके जोड़ दो, फिर यहाँ से -3 अप्लाई करके जोड़ दो, तो बस ये 0 बन गए सारे। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट आएगा वो लोड कर लेना। फिर इसका यूज करके हम इसको 0 बनाएंगे, डायगोनल यूज करके उसके नीचे 0 बनाने हैं, तो ये यूज करके इसको 0 बना दिए, ये यूज करके इसको 0 बना दिए, सेम चीज़ यहाँ कर दिए। ठीक है, अब इसको यूज करके इसको 0 बनाओ, तो ये भी कर दिए, काम खत्म हो गया। ये इसके नीचे सारे 0, इसके नीचे सारे 0, इसके नीचे सारे 0, इसके नीचे सॉरी, हाँ, तो ये आ गया 1 0 2 0 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरोज कितने हैं? सारे नॉन जीरो हैं, तो रैंक हो गया 4। ठीक है, अब ये देखो एक 5+5 का मैट्रिक्स है, सेम हम यहाँ भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यूज करके 0 बनाएंगे, तो बस ये 0 बनाना है मुझे, वो 0 बना दिए हम। ठीक है, तो 0 हो गए सारे। फिर इसको यूज करके हम इसको 0 बनाएंगे, तो एक ही 0 बनाना है, इसको 0 बना दिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था कि 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको यूज करके मुझे 0 बनाना है, तो इजीली हो जाएगा 0, तो हम बना देंगे इसको 0। तो देखो इसको 0 बना दिए, तो बस ये भी आ गया। अब तुमको क्या दिख रहा है कि ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो, ये 0 रो हो गया। तो मुझे से ये रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ नॉन जीरो 4 हो गया, तो इसका रैंक कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम ट्राई करना 3×3 में करने का, सिंपल होगा। देखो 3×3 में क्या होगा, ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको यूज करके 0 बना देना, इसको यूज करके 0 बना देना, काम खत्म हो गया, तुम्हारा रैंक इसी से निकल जाएगा। ऐसे तो तुम्हारा 3×3 में इजीली होगा। तुम पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, देन तुम डिपेंडेंसी निकाल लो, फास्ट सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर तुमको चाहिए फॉर्मल अप्रोच, तो ये तुम्हारा फॉर्मल अप्रोच है, एस्पेक्ट फॉर्म यूज करना। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं रैंक का। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n×n का, तो उसका रैंक तो n ही होगा, करना रहा है सिंपल। नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, बता चुके हैं। एक बात और, रैंक ऑफ a+b अगर हमारे पास है, 2 मैट्रिक्स a+b हैं, तो रैंक जो होगा वो होगा <= रो a + रो b, दोनों के रैंक का सम के बराबर होगा या छोटा होगा उससे। फिर एक बात और, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज बराबर होगा रैंक ऑफ A के, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, फिर हमारा रैंक ऑफ A थीटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ये। ठीक है, फिर रैंक ऑफ A इनवर्स, रैंक ऑफ A × A ट्रांसपोज, रैंक ऑफ A × A थीटा। तो ये आना A ट्रांसपोज, ये तुम्हारा यहाँ A इनवर्स और A × A ट्रांसपोज, सबका रैंक सेम होता है। ये तुम्हारे काम नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला चीज़, ये तुम्हारे जेई में नहीं है, लेकिन ये काम का है। A ट्रांसपोज, A इनवर्स, A × A ट्रांसपोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। A × A ट्रांसपोज का रैंक सेम ही होता है। ठीक है, फिर रैंक ऑफ A × B जो होगा वो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रैंक ऑफ A - B क्या होगा? रैंक ऑफ A - रैंक B से बड़ा होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया है, एक तो पता होना चाहिए, ये जैसे इंपॉर्टेंट। बाकी ये तुम्हारा इतना काम नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन तभी दिमाग रख सकते हो इसको। ठीक है, ओके। अब देखो तुमको ये क्वेश्चन बताना है, यहाँ पर A मैट्रिक्स में दिया हुआ है PQRS, और तुमको B दिया हुआ है P² Q² PR + QS और PR + QS और R²² तुमसे पूछा है कि अगर रैंक ऑफ A n है, बताओ रैंक ऑफ B क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, और तुमको इसका रैंक पता है n। तो अब ऐसे क्लिक नहीं करेगा, तो यहाँ तुमको यूज प्रॉपर्टी का, तुमको थोड़ा सा नया से देख के स्क्वायर वगैरह कि ये A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है, तो तुम A लिखो, A ट्रांसपोज लिखो, मल्टीप्लाई करो इनको, तो तुम्हारे पास यही चीज़ बनेगा। और वो पता है कि रैंक ऑफ A ट्रांसपोज बराबर होता है रैंक ऑफ A के, यानी इसका रैंक भी n ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि हम इतना जो पढ़े रैंक क्यों पढ़े। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है रैंक का, लेकिन इसका यूज़ क्या है मेरे जैसे, बस में मेन तो ये होगा ना कि हम देख रहे हैं तो क्या यूज़ है इसका, तो वो हम एड्रेस करते हैं कि रैंक क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग रैंक मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि हमारे पास मेथड है, क्रेमर सोल्यूशन हमारे पास है, क्रेमर सोल्यूशन से क्यों नहीं करेंगे। तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम दिखा देंगे कि कैसे ये अप्रोच लॉट बेटर है एज कम्पेयर टू तुम्हारा क्रेमर सोल। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, क्रेमर सोल में अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया देन यू क्रेमर सोल फेल्स। तुमको पता होगा कैसे निकालते हैं, डेल्टा में डेल्टा होता है ना सोल्यूशन वाले केसेस में, डेल्टा होता है। तो अगर तुम्हारा ये डेल्टा 0 हो गया देन तुम्हारा क्रेमर सोल फेल हो जाता है। तो वहाँ तुमको ये हेल्प करेगा सॉल्व करने प्रॉब्लम्स को। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें तुमको निकालना है सॉल्यूशन, यू कैन हैंडल विद रैंक। तुम कोई ज़रूरत नहीं है कि रैंक डिटरमिनेंट 0 है नॉन 0 है, कुछ नहीं देखना है। एक बार तुमने रैंक निकाल लिया, कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया वहीं ख़त्म। उसके बाद बस जो है वो फॉलो करना, आंसर आएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं, एस जैसे उनको लगाना पड़ता है क्रेमर सोल के अंदर। तो हम बता डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मली क्या होता है, देन हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। जितने PYQ वगैरह हम सब सॉल्व करवा देंगे, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बस रैंक का तो प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक तुमको नेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, उतना इनफ होगा। ठीक है, तो होता क्या लीनियर सिस्टम इक्वेशन पता होगा कि अगर AX + BY + C = 0 का फॉर्म है, जैसे लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि सारे के पावर 1 है वेरिएबल्स के।
अब यहाँ दो तरह के हो सकते हैं कि होमोजेनस होगा या तो नॉन होमोजेनस होगा। Ax इक्वल टू बी मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है ना। ए को मैट्रिक्स होगा, एक्स को मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी ऐसे A1 X1 प्लस B1 Y1 इस टाइप की चीज बनेगी कुछ, यानी वो बराबर होगा किसी कांस्टेंट के। तो अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं ये मैट्रिक्स है, ये अगर नल मैट्रिक्स हो जाए यानी बी जीरो हो जाए, यानी कि Ax इक्वल टू जीरो हो जाए, देन तुम्हारा हो जाता है होमोजेनस सिस्टम इक्वेशन। और अगर तुम्हारा ये बी नॉन जीरो हो जाए तो हो जाएगा नॉन होमोजेनस, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या बन रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इसमें तुमको पता है ना, होमोजेनस सिस्टम इनफाइनाइट इसको कब होता है, तुम्हारा दोनों का स्लोप बराबर हो जाए, समझो ऐसे। होमोजेनस मतलब क्या हो गया कि ऐसे होगा कुछ, यहाँ से ओरिजिन से पास करता हुआ होगा, तो अगर स्लोप बराबर है, ऐसे देखो ये तुम्हारा मान लो एक है और एक हमारा ये दो लाइन है, ठीक है। अगर इनका स्लोप बराबर नहीं है, ये स्लोप अलग है, स्लोप अलग है, तो सॉल्यूशन एक ही आएगा। लेकिन अगर स्लोप बराबर हो गया, ऐसे हो गया और ये भी ऐसे ही हो गया, तो इनफाइनाइट जगह कौन सा कर रहा है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। तो सिंपल है, यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा स्लोप बराबर होगा तो। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में यूनिक कब होगा, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, लेकिन सॉल्यूशन यूनिक आएगा कौन सा, जीरो जीरो, उसके बाद कहीं कट ही नहीं करेगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया कि मान लीजिए जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा होमोजेनस केस में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे इसमें इस केस में पक्का जो डिटरमिनेंट होगा ए का वो जीरो होगा, और डिटरमिनेंट जीरो है तो पता है कि रैंक जो होगा वो एन नहीं हो सकता है इसका, ठीक है, सिंपल बात। और यहाँ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा और रैंक ऑफ ए एन के बराबर होगा, ये समझा देंगे, बस ये देख लो कंडीशन क्या होती है। फिर नॉन होमोजेनस केस में क्या होगा, यहाँ पे बी नॉन जीरो हो जाए, तो तीन केस होता है, स्लोप बराबर हो जाए, स्लोप नहीं बराबर हो, स्लोप बराबर हो जाए। अब यहाँ पे दो केस बनेगा स्लोप बराबर वाले केस में भी, तो स्लोप बराबर नहीं है, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सिंपल। अगर बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा, तो नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इस केस में एक ही केस क्या आएगा, मतलब कंडीशन क्या आएगी, रैंक ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा रैंक ऑफ सी के, वो छोटा होगा एन से। अब ये क्या होता है समझाते हैं, देखो। तो तुमको सॉल्व करना है Ax इक्वल टू बी को, तो तुमको पहले लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, सी इज इक्वल टू ए, ये ऐसे लिख के बी। अब ये समझा देते हैं कि क्या होगा, टेंशन मत लेना इसका, अब इसको समझो कि ये स्टेप क्या है। अब तो क्या करना है, सी तुम मैट्रिक्स यहाँ लिखोगे ये वाला, उसको तुमको रिड्यूस करना है एक्लॉन फॉर्म में, जो बता चुके हैं। एक्लॉन फॉर्म से क्या हो जाएगा, रैंक मिल जाएगा तुमको ए का, रैंक मिल जाएगा तुमको सी का, ठीक है। सी लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। सी लिखेंगे, फिर यहाँ हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्लॉन फॉर्म में। एक्लॉन फॉर्म में हमको रैंक मिल जाएगा ए का, रैंक मिल जाएगा हमको सी का, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी के, अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी के, देन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा। अब वो या तो इनफाइनाइट हो सकता है या यूनिक हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूशन तो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। और अगर तुम्हारा रैंक छोटा है रैंक सी से, तो काम खत्म हो गया, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो अगर रैंक ए छोटा है रैंक सी से, सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ए बराबर है रैंक सी के, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक सी तो हो रहा है, और बराबर हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, मान लो 3 वेरिएबल के थे और तुम्हारा ये रैंक बराबर हो जाए 3 के, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब सिस्टम क्या है, डिटरमाइन सिस्टम है, समझ रहे हो। 3 इक्वेशन में बस है 3 वेरिएबल में, और तुम्हारा यहाँ पर क्या है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर हो जाए 3 के, इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम के सॉल्यूशन यूनिक होंगे। अब यहाँ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर है लेकिन छोटा है नंबर ऑफ अननोन से, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, मतलब अनडिटरमाइंड सिस्टम है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे ऐसे 3 इक्वेशन थे, 1 2 और 3, तुम निकाले यहाँ पे रैंक तुम्हारा 2 आ गया, वेरिएबल कितने हैं 3, रैंक कितनी आ गई 2, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, सिस्टम अंडर डिटरमाइंड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रैंक मेन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, रैंक ऑफ ए निकाला एंड रैंक ऑफ सी निकाला, दोनों अगर बराबर नहीं है काम ही खत्म हो गया, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर बराबर हो गया तो दो केस है, या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब अगर तुम्हारा जो रैंक है जो आया है ए और सी का बराबर तो आया ही है, अब अगर ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, सिस्टम तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर बराबर नहीं होगा, छोटा आएगा उसे, तो बस हो गया, ये तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तुमको, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ आ जाएगा, बस थोड़ा रखो पेशेंस और देखो ये वीडियो अच्छे देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम करेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर, माय गारंटी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या देखो, बस ये देखो तुमको दिख रहा है 3 यहाँ पर इक्वेशन रखे हैं, अब लिख रहा है कि होमोजेनस है, क्यों, कांस्टेंट पार्ट 0 है, तो बोल रहा है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस हैपेंस इज, तो तुमको दिख रहा है 3 इक्वेशन है और बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्या मतलब हो गया, सिंपल, ये इसका रैंक है और पक्का जो ए का रैंक है वो छोटा है 3 से, अभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है इसका, सिंपल बता रखे हैं। जितने नंबर वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, वो 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पक्का है कि रैंक ऑफ ए जो है वो छोटा है 3 से, तो रैंक ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो इस ए क्या होगा, जो कोफिशिएंट है इसके, तो A11 1A1 1 1A, अभी हम ठीक से बताए नहीं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो हम बता लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी बस बता रहे हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट है सिर्फ, तो A11 1A1 1 1A, तो A11 1A1 1 1A। अब हमको बताया कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, रैंक से 3 नहीं होता, 3 नहीं होगा, क्या मतलब होगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 कर दो यहाँ से आगे ये आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 या ए इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ISC का कुछ PYQ है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो अभी बस हम ओवरव्यू दिए हैं, टेंशन मत लेना, ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड जो भी इसके आगे होगा हम सब डिस्कस करेंगे, सो टेंशन लेना। ये तो बस एक प्रॉब्लम दिखाए थे, तो हम दिखाएंगे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब अगर 3 तुमको इक्वेशन दिए हैं तो सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्स वाई जी का, एंड नंबर ऑफ एक सॉल्यूशन वाला जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप सब देखोगे अच्छे से। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।